अध्याय 2 दिक् एवं काल। पिंडों की गति के बारे में हमारे वर्तमान विचार गैलीलियो और न्यूटन के समय से चले आ रहे हैं। उनसे पहले लोग अरस्तु के इस कथन में विश्वास करते थे कि किसी भी पिंड की प्राकृतिक अवस्था विरामावस्था होती है तथा ये केवल तभी गति करता है जब इस पर किसी बाह्य बल या आवेग का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात ये धारणा बनी कि हल्के की अपेक्षा एक भारी पिंड को अधिक तेजी से गिराना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की ओर इसका आकर्षण या खिंचाव अपेक्षाकृत अधिक होगा। अरस्तु की परंपरा इस धारणा का निर्वहन भी करती थी कि शुद्ध चिंतन मात्र से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों को समझा जा सकता है। इन्हें प्रेक्षणों द्वारा जांचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गैलीलियो तक किसी ने भी ये देखने की चिंता नहीं की कि भिन्न भिन्न भार वाले पिंड क्या वास्तव में भिन्न भिन्न गतियों से गिरते हैं। कहा जाता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न भार की वस्तुओं को गिराकर गैलीलियो ने ये प्रदर्शित किया था कि अरस्तु का विश्वास असत्य था। वह कहानी तो निश्चित रूप से असत्य है, परंतु गैलीलियो ने कुछ ना कुछ इसके समकक्ष अवश्य ही किया था। उसने एक चिकने ढाल पर विभिन्न भार वाले गोलों को नीचे लुढ़काया था। ये स्थिति भारी पिंडों के ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने के समान थी, परंतु उनका प्रेक्षण करना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि उनकी गतियां अपेक्षाकृत मंद होती थी। गैलीलियो के मापनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक पिंड के वेग में समान गति से वृद्धि हुई, चाहे उसका भार कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गेंद को किसी ढाल जिसका झुकाव हर 10 मिनट पर 1 मीटर के हिसाब से हो पर लुढ़काएं, तो गेंद उस ढाल पर 1 सेकंड बाद 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 2 सेकंड बाद 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और इसी प्रकार से आगे भी लुढ़केगी, चाहे गेंद कितनी ही भारी हो। निसंदेह शीशे का एक वजनी पिंड पक्षी के एक पंख की अपेक्षा अधिक तीव्र वेग से गिरेगा, परंतु ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि पंख का वेग वायु प्रतिरोध द्वारा धीमा कर दिया जाता है। यदि कोई ऐसे 2 पिंड लुढ़काता है जिनमें वायु प्रतिरोधक अधिक न हो, जैसे शीशे के 2 भिन्न भिन्न वजनों वाले पिंड, तो वे समान दर से ही गिरते हैं। डेविड आर स्कॉट नामक अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा, जहां वस्तुओं में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए वायु ही मौजूद नहीं है, पर पंख तथा शीशे के वजन वाले प्रयोग को दोहरा कर पाया कि दोनों धरती पर एक ही समय पर आकर गिरते हैं। गैलीलियो के मापनों का प्रयोग न्यूटन द्वारा गति के अपने नियमों को आधार प्रदान करने के लिए किया गया था। गैलीलियो के परीक्षणों में जैसे ही कोई पिंड ढाल पर लुढ़कता था, उस पर सदैव वही बल कार्य करता था, जिसका प्रभाव उसके वेग में सतत वृद्धि के रूप में देखने को मिलता था। इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी बल का वास्तविक प्रभाव सदैव किसी पिंड की गति में परिवर्तन करना होता है, बजाय उसे केवल गतिमान रखने के, जैसा कि पहले सोचा गया था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जब भी किसी पिंड पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो वो एक सीधी रेखा में एक समान गति से चलता रहता है। सन 1687 में प्रकाशित न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ये विचार सबसे पहले स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था और इसे न्यूटन के प्रथम नियम के रूप में जाना जाता है। जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है तो क्या होता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये नियम स्पष्ट करता है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती होता है। जितना अधिक बल होगा, त्वरण उतना ही कम होगा। एक सुपरिचित उदाहरण कार का दिया जाता है। जितना अधिक शक्तिशाली इंजन, उतना ही अधिक त्वरण, परंतु जितनी भारी कार, उसी इंजन के लिए उतना ही कम त्वरण। गति के अपने नियमों के अतिरिक्त न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करने के लिए एक नियम खोजा, जो ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को उस बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से 2 पिंडों के बीच में लगने वाले बल 2 गुना हो जाएगा यदि उन पिंडों में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए। शायद आप यही अपेक्षा करेंगे, क्योंकि कोई भी नए पिंड ए को मूल द्रव्यमान वाले 2 पिंडों का बना हुआ सोच सकता है।
हर एक पिंड बी को मूल बल से ही आकर्षित करेगा। इस प्रकार से पिंड ए एवं बी के मध्य लगने वाला संपूर्ण बल मूल बल का 2 गुना हो जाएगा। और यदि उन पिंडों में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तथा दूसरे का 3 गुना, तो उनके बीच का बल 6 गुना अधिक प्रबल हो जाएगा। अब कोई भी समझ सकता है कि सारे पिंड एक सी गति से ही क्यों गिरते हैं। 2 गुने भार वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना होगा, परंतु उसमें द्रव्यमान भी 2 गुना होगा। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को पूरी तरह से निरस्त कर देंगे, इसलिए सारी स्थितियों में त्वरण एक सा ही होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें ये भी बताता है कि पिंड जितनी अधिक दूरी पर होंगे बल उतना ही कम होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि एक तारे का गुरुत्वाकर्षण आधी दूरी पर स्थित उस जैसे ही दूसरे तारे का ठीक 1/4 होता है। ये नियम पृथ्वी, चंद्रमा व अन्य ग्रहों की कक्षाओं का पूर्वानुमान बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। यदि नियम ये होता कि एक तारे का गुरुत्वाकर्षण दूरी के साथ तेजी से क्षीण होता जाता है, तो ग्रहों के कक्षापथ दीर्घवृत्ताकार नहीं होते। वे या तो उत्तरोत्तर घटते हुए सर्पिल गति से सूर्य के अंदर की ओर जाते या फिर सूर्य के परिक्षेत्र से बाहर निकल जाते। अरस्तु एवं गैलीलियो तथा न्यूटन के विचारों में एक बड़ा अंतर ये है कि अरस्तु एक वांछनीय विरामावस्था में विश्वास करते थे, जो एक सामान्य अनुभव है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है और उस पर किसी बल अथवा आवेग का प्रयोग न किया जाए तो ये विराम अवस्था में ही बना रहता है। उन्होंने विशेष रूप से ये सोचा कि पृथ्वी विराम अवस्था में है, परंतु न्यूटन के नियमों से ये निष्कर्ष निकलता है कि विराम अवस्था का कोई विशिष्ट मानक नहीं है। कोई इसी प्रकार से ये भी कह सकता था कि पिंड ए विराम अवस्था में था तथा पिंड बी पिंड ए के सापेक्ष सतत वेग से गतिमान था, या फिर पिंड बी विराम अवस्था में था तथा पिंड ए गतिमान था। उदाहरण के लिए यदि एक क्षण के लिए पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा की अपेक्षा कर दी जाए, तो कोई भी ये कह सकता है कि पृथ्वी विराम अवस्था में है और एक ट्रेन इस पर 90 मील प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर जा रही है, या ये कह सकता है कि ट्रेन तो विराम अवस्था में है तथा पृथ्वी 90 मील प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर जा रही है। यदि कोई चलती ट्रेन में गतिशील पिंडों के साथ परीक्षण करे तो न्यूटन के सारे नियम तब भी सही ठहरेंगे। उदाहरण के लिए ट्रेन में पिंग पोंग खेलते हुए कोई भी ये पाएगा कि गेंद न्यूटन के नियमों का पालन रेल की पटरी के समीप रखी मेज की गेंद की तरह ही करती है। इसलिए ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि ट्रेन गति कर रही है या पृथ्वी। विरामावस्था के निरपेक्ष मानव के अभाव का ये अर्थ हुआ कि कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि भिन्न भिन्न समयों पर होने वाली 2 घटनाएं क्या आकाश में एक सी स्थिति में ही घटित हुई थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ट्रेन में हमारी पिंग पोंग गेंद सीधे ऊपर नीचे उछाल खाती है और एक सेकंड के अंतराल से मेज के उसी स्थान पर 2 बार टप्पा खाती है। पटरी पर खड़े होकर देख रहे व्यक्ति के लिए दोनों उछाल 40 मीटर के अंतर से घटित होते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि दोनों उछालों के बीच ट्रेन पटरी पर इतनी दूरी तय कर चुकी होगी। अतः परम विराम अवस्था की अस्तित्वहीनता का ये अर्थ हुआ कि कोई भी आकाश में किसी घटना की निरपेक्ष स्थिति नहीं बता सकता था। जैसा कि अरस्तु विश्वास करते थे, घटनाओं की स्थितियां और उनके बीच की दूरियां पटरी पर खड़े व्यक्ति के लिए तथा ट्रेन पर सवार व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होंगी और दूसरे व्यक्ति की स्थितियों की अपेक्षा पहले व्यक्ति की स्थितियों को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता देने में कोई भी समझदारी नहीं होगी। निरपेक्ष स्थिति अथवा निरपेक्ष आकाश, जैसा कि इसे कहा जाता था, कि इस अभाव से न्यूटन बहुत चिंतित थे, क्योंकि ये निरपेक्ष ईश्वर या परम ब्रह्म के उनके विचार के अनुरूप नहीं था। वस्तुतः उन्होंने निरपेक्ष आकाश के प्रभाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, भले ही ये उनके नियमों में अंतर्निहित था। इस
विवेकहीन विश्वास के लिए कई लोगों को, खासकर बिशप बर्कले नामक दार्शनिक, जो ये विश्वास करते थे कि समस्त भौतिक पदार्थ तथा दिक् और आकाश माया मात्र हैं, द्वारा उनकी कटु आलोचना की गई। जब प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जॉनसन को बर्कले की राय के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक बड़े पत्थर पर ठोकर मारी और जोर से चिल्लाए, मैं इस धारणा का इस तरह से खंडन करता हूँ। अरस्तु और न्यूटन दोनों निरपेक्ष में विश्वास करते थे, अर्थात वे ये विश्वास करते थे कि दो घटनाओं के बीच के काल के अंतराल को असंदिग्ध रूप से मापा जा सकता है और ये अनुमापित काल एक सा ही होगा, चाहे कोई भी इसका मापन करे, बशर्ते वे एक अच्छी घड़ी का प्रयोग करें। काल दिक् से पूर्णतः मुक्त एवं पृथक था। इस विचार को अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि धारणा की तरह से लेंगे। बहरहाल दिक् और काल के संबंध में हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा है। यद्यपि हमारी स्पष्टतः अत्यंत साधारण धारणाएं उस समय ठीक कार्य करती हैं जब हम सेब या अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले ग्रहों जैसी वस्तुओं को अपने निष्कर्षों के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु वे उन वस्तुओं के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करती जो प्रकाश के वेग या इसके लगभग बराबर के वेग से गतिमान होती हैं। ये तथ्य कि प्रकाश एक सीमित परंतु बहुत तीव्र वेग से यात्रा करता है, सबसे पहले सन 1676 में डेनमार्क के खगोलविद ऑल क्राइस्टेनसेन रोमन द्वारा खोजा गया था। उन्होंने ये पाया कि बृहस्पति ग्रह के पीछे की ओर से गुजरते हुए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के समय अंतराल एक समान नहीं थे। जैसा कि कोई भी अपेक्षा करता, यदि बृहस्पति के चंद्रमा उसके चारों ओर एक नियत गति से परिक्रमा करते, जैसा कि पृथ्वी एक बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, उनके बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। रोमन ने ये पाया कि हम बृहस्पति ग्रह से जितना अधिक दूर होते हैं, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के ग्रहण अपेक्षाकृत उतनी ही देर से दिखाई पड़ते हैं। उनका तर्क था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बृहस्पति से जितना अधिक दूर होते हैं, उसके चंद्रमाओं से आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लेता है। बृहस्पति से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तनों का उनका मापन बहरहाल बहुत सही नहीं था और इसलिए प्रकाश के वेग के लिए 1,86,000 मील प्रति सेकंड के आधुनिक मान की तुलना में उनका मान 1,40,000 मील प्रति सेकंड था। तथापि न केवल ये सिद्ध करने में कि प्रकाश एक सीमित वेग से यात्रा करता है, बल्कि उस वेग का मापन करने से भी रोमर की उपलब्धियां विलक्षण थी तथा वे न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथेटिका के प्रकाशन से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। प्रकाश संचरण का एक उचित सिद्धांत सन 1865 तक अस्तित्व में नहीं आया था। उसी समय एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल्स विद्युत और चुंबकीय बलों की व्याख्या करने के लिए उस समय तक प्रयुक्त आंशिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में सफल हो गए। मैक्सवेल के समीकरणों ने ये पूर्वानुमान प्रस्तुत किया कि संयुक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तरंग सदृश विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है और ये एक निश्चित वेग से पोखर की उर्मिकाओं की तरह यात्रा करेगा। यदि इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर या उससे अधिक होता है तो वे रेडियो तरंगे कहलाती हैं। इनसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगों अथवा अवरक्त तरंगों के रूप में जानी जाती हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य केवल 1 सेंटीमीटर के 4 करोड़वें भाग से लेकर 8 करोड़वें भाग के बीच होता है। इनसे भी कम तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगों को पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें कहते हैं। मैक्सवेल के सिद्धांत ने ये पूर्वानुमान प्रस्तुत किया कि रेडियो अथवा प्रकाश तरंगों को एक सुनिश्चित वेग से यात्रा करनी चाहिए, परंतु न्यूटन का सिद्धांत परम विराम अवस्था के विचार से मुक्ति पा चुका था। इसलिए यदि प्रकाश एक निश्चित गति से यात्रा करे तो कोई ये कहेगा कि उस निश्चित वेग का मापन किस वस्तु के सापेक्ष किया गया। इसलिए ये सुझाया गया कि ईश्वर नाम का एक पदार्थ होता है जो रिक्त आकाश में भी हर जगह मौजूद है। प्रकाश तरंगे ईथर के माध्यम से आगे बढ़नी चाहिए।
जैसा कि ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से यात्रा करती हैं और उनका वेग ईथर के सापेक्ष होना चाहिए। ईथर के सापेक्ष गति करते हुए विभिन्न प्रेक्षक प्रकाश को अपनी और विभिन्न वेगों पर आते हुए देखेंगे, परंतु ईथर के सापेक्ष प्रकाश का वेग निश्चित रहेगा। विशेष रूप से जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में ईथर से होकर परिक्रमा कर रही है, ईथर से गुजरती हुई पृथ्वी की गति की दिशा में अनुमापित प्रकाश का वेग गति की लंबवत दिशा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। तथा एडवर्ड मोरले ने क्लीवलैंड में के स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में अति सावधानी पूर्वक एक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी की गति की लंबवत दिशा में प्रकाश के वेग की तुलना पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश के वेग से की। उनके आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि दोनों स्थितियों में प्रकाश का वेग समान था। सन 1887 और 1905 के मध्य सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से हॉलैंड के भौतिकी विज्ञानी हेनरिक लॉरेंस द्वारा ईथर से होकर गुजरते हुए घड़ियों के धीमा पड़ने और वस्तुओं के संकुचन करने के संबंध में माइकेलसन मोरले के परीक्षण के परिणाम की व्याख्या करने के कई सारे प्रयत्न हुए। बहरहाल सन 1905 में एक प्रसिद्ध लेख में स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में उस समय एक अज्ञात एक लिपिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि ईथर का संपूर्ण विचार ही अनावश्यक है, बशर्ते निरपेक्ष काल के विचार को कोई त्यागने का इच्छुक हो। एक मिलता जुलता तर्क कुछ सप्ताह उपरांत एक अग्रणी फ्रांसीसी गणितज्ञ हेनरी पॉइनकेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया। पॉइनकेयर के तर्कों की अपेक्षा आइंस्टाइन के तर्क भौतिक विज्ञान के अधिक नजदीक थे। पॉइनकेयर इस समस्या को गणित से संबंधित मानते थे। सामान्यतः आइंस्टाइन को इस नए सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है, परंतु उसके एक महत्वपूर्ण अंश से अपना नाम संबद्ध रखने के लिए पॉइनकेयर को याद किया जाता है। अपेक्षिता के सिद्धांत, जैसा कि इसे कहा जाता था, कि आधारभूत तत्व ये था कि सभी स्वतंत्र रूप से गतिमान प्रेक्षकों के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं उनका वेग क्या है। विज्ञान के नियम एक से होने चाहिए। न्यूटन के गति के नियमों के लिए बात सही थी, परंतु अब मैक्सवेल के सिद्धांत व प्रकाश के वेग को सम्मिलित करने के लिए इस विचार को विस्तृत किया गया। सभी प्रेक्षकों को प्रकाश का वेग एक सा मापना चाहिए। इस बात का कोई महत्व नहीं कि कितनी तेज चल रहे हैं। ये सहज विचार अपने में कुछ विलक्षण परिणाम समाहित रखता है। शायद सबसे प्रसिद्ध द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता है, जिसे आइंस्टाइन के इस प्रसिद्ध समीकरण में सारांश रूप में व्यक्त किया गया कि E=mc², तथा ये नियम है कि प्रकाश के वेग से अधिक तेज कुछ नहीं चल सकता। ऊर्जा एवं द्रव्यमान की तुल्यता के कारण किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा उसके द्रव्यमान को बढ़ा देगी। दूसरे शब्दों में, ये उसके वेग में वृद्धि को और कठिन कर देगी। ये प्रभाव वस्तुतः मात्र प्रकाश के वेग के आसपास किसी वेग पर गतिशील वस्तुओं के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, प्रकाश के वेग के 10% पर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके सामान्य द्रव्यमान से पहले 0.5% ही अधिक होता है, जबकि प्रकाश के वेग के 90% पर ये उसके सामान्य द्रव्यमान के 2 गुने से भी अधिक होगा। जो कोई वस्तु प्रकाश के वेग के समीप पहुंचती जाती है, उसका द्रव्यमान और अधिक तीव्रता से बढ़ जाता है। अतः अपने वेग को और अधिक बढ़ाने के लिए ये और अधिक ऊर्जा लेता है। वास्तव में ये प्रकाश के वेग तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक ये द्रव्यमान अनंत हो जाएगा तथा द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता के कारण वहां पहुंचने के लिए ये अनंत ऊर्जा ले चुका होगा। इसी कारणवश प्रकाश वेग की अपेक्षा धीमे वेग पर चलने के लिए कोई भी सामान्य वस्तु अपेक्षिता द्वारा सदैव परिसीमित रहती है। केवल प्रकाश अथवा दूसरी तरंगे, जिनका कोई स्वाभाविक द्रव्यमान नहीं होता, प्रकाश के वेग से चल सकती हैं। जिस प्रकार अपेक्षिता ने दिक् और काल के संबंध में हमारे विचारों में आमूल परिवर्तन किया है, वह इसका एक उल्लेखनीय परिणाम है। न्यूटन के सिद्धांत में यदि प्रकाश का एक स्पंद
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो विभिन्न प्रेक्षक इस यात्रा में लगने वाले समय पर तो सहमत होंगे, परंतु वे इस निष्कर्ष पर सदैव सहमत नहीं होंगे कि प्रकाश कितनी दूर तक गया। चूंकि प्रकाश का वेग इसके द्वारा तय की गई दूरी को लिए गए समय में भाग देने पर प्राप्त होता है। विभिन्न प्रेक्षक प्रकाश के लिए विभिन्न वेगों का मापन करेंगे। अपेक्षिता में दूसरी और सभी प्रेक्षक इस बात पर सदैव सहमत होंगे कि प्रकाश कितना तेज चलता है, हालांकि वे अभी भी प्रकाश द्वारा तय दूरी पर सहमति नहीं जताते हैं। अतः उन्हें इसके द्वारा लिए गए समय पर भी अब इसीलिए असहमत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपेक्षिता के सिद्धांत ने निरपेक्ष काल के विचार को समाप्त कर दिया। ऐसा लगा कि प्रत्येक प्रेक्षक द्वारा अपने साथ लाई गई घड़ी द्वारा अंकित समय ही उसका अपना माप होना चाहिए और विभिन्न प्रेक्षकों द्वारा लाई गई एक समान घड़ियां अनिवार्यतः आपस में मेल नहीं खाएंगी। हर प्रेक्षक प्रकाश या रेडियो तरंगों का स्पंदन भेजकर राडार द्वारा यह पता लगा सकता है कि अमुक घटना कब और कहां घटित हुई। स्पंद के कुछ हिस्से का परिवर्तन उस घटना पर हो जाता है और प्रेक्षक उस समय का मापन कर लेता है कि जिस पर वह प्रतिध्वनि को ग्रहण करता है। स्पंद के प्रेक्षित किए जाने के समय तथा परावर्तित स्पंद को वापस ग्रहण करने के समय के मध्य का समयांतराल का अर्धभाग ही घटना का काल कहलाता है। घटना की दूरी इस दूरी पर स्पंद यात्रा के लिए गए समय का आधा तथा प्रकाश के वेग का गुणनफल होती है। ये विचार चित्र 2.1 में दिखाया गया है, जो दिक् काल आरेख का एक उदाहरण है। इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए वे प्रेक्षक जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं, एक ही घटना के लिए भिन्न भिन्न काल एवं स्थितियों का उल्लेख करेंगे। किसी भी विशिष्ट प्रेक्षक के माप किसी दूसरे प्रेक्षक के मापों की अपेक्षा अधिक सही नहीं होते हैं, परंतु सभी माप संबंधित हैं। कोई भी प्रेक्षक परिशुद्धता से ये पता लगा सकता है कि कोई दूसरा प्रेक्षक किसी घटना के लिए किस काल एवं स्थिति का उल्लेख करेगा, बशर्ते वह दूसरे प्रेक्षक का सापेक्ष वेग जानता हो। इस विशिष्ट संख्या का कारण ये है कि ये मीटर की ऐतिहासिक परिभाषा से मेल खाती है, जिसे पेरिस में रखी हुई एक खास प्लेटिनम की छड़ पर 2 चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। ईथर, जिसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि माइकेलसन मोर्ले प्रयोग दर्शाता है कि अवधारणा को शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अपेक्षिकता का सिद्धांत दिक् और काल के बारे में हमारे विचारों को आधारभूत रूप से परिवर्तित करने के लिए हमें विवश कर देता है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि काल दिक् से पूर्णतः पृथक एवं स्वतंत्र इकाई नहीं है, अपितु दोनों मिलकर संयुक्त रूप से दिक् काल बनाते हैं। ये एक सामान्य अनुभव की बात है कि आकाश में किसी बिंदु की स्थिति 3 संख्याओं या निर्देशांकों से वर्णित की जा सकती है। उदाहरण के लिए कोई कह सकता है कि एक कमरे में एक बिंदु एक दीवार से 7 फीट दूर है, दूसरी दीवार से 3 फीट दूर और फर्श से 5 फीट ऊपर है। या फिर कोई स्पष्ट रूप से ये निर्दिष्ट कर सकता है कि अमुक बिंदु एक निश्चित अक्षांश और देशांतर पर तथा समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई पर है। किन्हीं भी 3 उपयुक्त निर्देशांकों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, हालांकि उनकी मान्यता का दायरा बहुत ही सीमित है। कोई भी चंद्रमा की स्थिति को इस रूप में निर्दिष्ट नहीं करेगा कि यह पिक्काडिली सर्कस से इतने मील उत्तर, इतने मील दक्षिण तथा समुद्र तल से इतने फीट ऊपर है। इसके स्थान पर वह इसका वर्णन सूर्य के इसकी दूरी के रूप में करेगा या ग्रहों के कक्षीय समतलों से इसकी दूरी के रूप में करेगा तथा चंद्रमा से सूर्य को जोड़ने वाली रेखा तथा सूर्य से किसी पड़ोसी तारे जैसे अल्फा सेंटोरी को जोड़ने वाली रेखा के बीच के कोण के रूप में करेगा। अपनी आकाश गंगा में सूर्य की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए या गैलेक्सियों के स्थानीय समूह में अपनी गैलेक्सी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये निर्देशांक भी अधिक उपयोगी नहीं होंगे।
वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन एक दूसरे को ढकने वाले मंदाकिनियों के धब्बों के समूह के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक धब्बे में किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए 3 निर्देशांकों के किसी भिन्न समुच्चय को प्रयोग में लाया जा सकता है। कोई भी घटना एक संयोग है जो आकाश में किसी विशेष बिंदु पर और किसी विशेष काल पर घटित होती है। अतः 4 संख्याओं अथवा निर्देशांकों से कोई भी इसकी स्थिति को सुनिश्चित कर सकता है। पुनः निर्देशांकों का चयन भी नियमबद्ध नहीं है। कोई भी किन्हीं 3 सुनिश्चित स्थान, निर्देशांकों तथा काल के किसी भी माप का प्रयोग कर सकता है। अपेक्षिता में दिक् और काल के निर्देशांकों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किन्हीं 2 दिक् निर्देशांकों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है, कोई भी निर्देशांकों का एक नया समुच्चय चुन सकता था जिसमें यूं कहिए पहला दिक् निर्देशांक पुराने वाले पहले एवं दूसरे दिक् निर्देशांकों का संयोजन था। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति को पिक्काडिली के इतने मील उत्तर में तथा पिक्काडिली के इतने मील पश्चिम में मापने के स्थान पर कोई पिक्काडिली के इतने मील उत्तर पूर्व व पिक्काडिली के इतने मील उत्तर पश्चिम का प्रयोग कर सकता था। इसी प्रकार से अपेक्षिता में एक नए काल निर्देशांक का प्रयोग किया जा सकता था और पिक्काडिली के उत्तर में पुराने समय तथा दूरी का योग था। एक 4 विमाओं वाले दिक् काल में स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए किसी भी घटना के 4 निर्देशांकों के बारे में सोचना प्रायः सहायक होता है। 4 विमाओं वाले दिक् की कल्पना करना असंभव है। मैं तो 3 विमाओं वाले दिक् को ही कल्पना में देखना व्यक्तिगत रूप से काफी मुश्किल पाता हूँ। तथापि 2 विमाओं वाले दिक् का आरेख खींचना आसान है, जैसे पृथ्वी का पृष्ठ तल। मैं सामान्यतः वे आरेख प्रयोग करूंगा जिनमें काल ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और आकाशीय विमाओं में से एक को क्षैतिज रूप में प्रदर्शित किया गया है। दूसरी 2 आकाशीय विमाएं या तो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं या कभी-कभी उनमें से एक को संदर्श परिप्रेक्ष्य द्वारा इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए चित्र 2.2 में काल का मापन ऊपर की ओर वर्षों में किया गया है और सूर्य से अल्फा सेंटौरी की दूरी का मापन क्षैतिज रूप में मीलों में किया गया है। दिक् काल में सूर्य और अल्फा सेंटौरी के मार्ग आरेख के दाईं एवं बाईं ओर ऊर्ध्वाधर रेखाओं से प्रदर्शित किए गए हैं। सूर्य से प्रकाश की किरण विकर्ण रेखा का अनुसरण करती है तथा सूर्य से अल्फा सेंटौरी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लेती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मैक्सवेल के समीकरणों ने ये पूर्वानुमान लगाया था कि स्रोत का वेग चाहे कुछ भी हो, प्रकाश का वेग एक सा ही रहना चाहिए और इस तथ्य की पुष्टि परिशुद्ध मापन द्वारा हो चुकी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दिक् में किसी एक विशेष बिंदु से किसी एक विशेष समय पर यदि प्रकाश के स्पंद का उत्सर्जन किया जाता है तो ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा ये प्रकाश के ऐसे गोले के रूप में फैलता जाएगा जिसका आकार एवं स्थिति प्रकाश के स्रोत के वेग से मुक्त होंगे। 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग के पश्चात प्रकाश एक 300 मीटर की त्रिज्या वाले गोले का निर्माण करने के लिए फैल चुका होगा। 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से के बाद ये त्रिज्या 600 मीटर हो जाएगी और ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। पोखर में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर बाहर की ओर फैलती हुई उर्मिकाओं की भांति ही ये होगा। उर्मिकाएं बनती हैं और वृत्तों की तरह फैलती हैं तथा ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है वह और भी बड़ी होती जाती हैं। यदि कोई विभिन्न समयों पर खींचे गए उर्मिकाओं के आशु चित्रों को एक के ऊपर एक बिठाता है तो बाहर की ओर फैलती हुई उर्मिकाओं का वृत्त एक शंकु का निर्माण करता है जिसका शीर्ष उस स्थान व समय पर होगा जहां पानी पर पत्थर फेंका गया था। चित्र 2.3 इसी प्रकार किसी घटना से फैलने वाला प्रकाश
दिक् काल में एक शंकु बना लेता है। ये शंकु उस घटना का भविष्य का प्रकाश शंकु कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम एक दूसरा शंकु खींच सकते हैं जिसे अतीत का प्रकाश शंकु कहा जाता है और जो उन घटनाओं का समुच्चय है जिनमें से प्रकाश का स्पंद दी हुई घटना तक पहुंचने में समर्थ है। यदि एक घटना P दी हुई है तो ब्रह्मांड में दूसरी घटनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जिन घटनाओं तक घटना P से प्रकाश के वेग अथवा उससे कम वेग पर यात्रा कर रहे किसी कण या तरंग के द्वारा पहुंचा जा सकता है, वे घटना P के भविष्य में स्थित कही जाती है। वे घटना P से उत्सर्जित प्रकाश के विस्तृत होते हुए क्षेत्र पर या उसके अंदर निहित होगी। अतः दिक् काल आरेख में वे P के भविष्य के प्रकाश शंकु पर अथवा उसके अंदर स्थित होंगी। जो कुछ भी P पर घटित होता है उससे पहले P के भविष्य में स्थित घटनाएं ही प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। इसी प्रकार से P के भूतकाल को उन समस्त घटनाओं के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनसे प्रकाश के वेग अथवा उससे कम वेग पर यात्रा करते हुए घटना P तक पहुंचना संभव है। अतः ये घटनाओं का ये समुच्चय है जो P की घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। जो घटनाएं P के भूतकाल अथवा भविष्य काल में स्थित नहीं होती हैं, उन्हें P के अन्यत्र क्षेत्र में स्थित कहा जाता है। चित्र 2.5 ऐसी घटनाओं पर जो कुछ भी घटित होता है वह P पर घटित होने वाली किसी घटना को न तो प्रभावित कर सकती हैं और न ही उससे प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि सूर्य इसी क्षण चमकना बंद कर दे तो पृथ्वी पर हालात तुरंत उसी समय प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जिस समय सूर्य बंद हुआ वे घटना के अन्यत्र क्षेत्र में होंगे। चित्र 2.6 हमें इसके बारे में केवल 8 मिनट बाद ही पता चलेगा। ये वह समय है जो प्रकाश को सूर्य से हम तक पहुंचने में लगता है, लेकिन तभी पृथ्वी की घटनाएं उस घटना के भविष्य काल के प्रकाश शंकु में होंगी जिस पर सूर्य चमकना बंद हुआ। इसी प्रकार से हम ये भी नहीं जानते कि सुदूर ब्रह्मांड में इस क्षण क्या घटित हो रहा है। दूरस्थ मंदाकिनियों से उत्सर्जित जिस प्रकाश को हम देखते हैं वह उनसे करोड़ों वर्ष पहले चला था, और सबसे दूर की उस वस्तु के मामले में जिसे हमने देख लिया है प्रकाश उससे लगभग 8 अरब वर्ष पहले चला था। इस तरह से जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हम उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा कि वह भूतकाल में था। यदि कोई गुरुत्वीय प्रभावों की अपेक्षा कर देता है जैसा कि आइंस्टाइन और पाइनकेयर ने 1905 में किया था, तो उसे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। दिक् काल में प्रत्येक घटना के लिए हम एक प्रकाश शंकु बना सकते हैं, और चूंकि प्रकाश का वेग प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक घटना पर एक सा रहता है, इसलिए सभी प्रकाश शंकु एक रूप में होंगे तथा सभी उसी दिशा की ओर इंगित करेंगे। ये सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि प्रकाश के वेग से तेज कुछ नहीं चल सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि दिक् और काल में किसी भी वस्तु का मार्ग एक ऐसी रेखा से निर्दिष्ट करना चाहिए जो इस पर घटित होने वाली प्रत्येक घटना के प्रकाश शंकु के अंदर हो। अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत ये स्पष्ट करने में बहुत सफल हुआ कि प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों को एक सा ही दिखाई देता है, तथा ये बताने में भी बहुत कामयाब रहा कि उस समय क्या होता है जब वस्तुएं प्रकाश के वेग के आसपास के वेग से चलती हैं। हालांकि ये बात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती, जो ये कहता है कि वस्तुएं एक दूसरे को उस बल से आकर्षित करती हैं जो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई किसी एक पिंड का स्थान बदल ले तो दूसरे पिंड पर लगने वाला बल तत्क्षण परिवर्तित हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में गुरुत्वीय प्रभाव असीमित वेग से चलने चाहिए बजाय प्रकाश के वेग के समकक्ष या उससे कम वेग पर चलने के, जैसा कि अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के लिए आवश्यक था। आइंस्टाइन ने ऐसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोजने के लिए जो विशिष्ट अपेक्षिकता से मेल खाता हो 1908 से 1914 के बीच कई सारे असफल प्रयास किए। अंततः सन 1915 में उन्होंने ये सिद्धांत
प्रस्तावित किया जिसे हम आज सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टाइन ने ये क्रांतिकारी सुझाव दिया कि गुरुत्व दूसरे बलों के समान कोई बल नहीं, बल्कि ये इस तथ्य का परिणाम है कि दिक् काल सपाट नहीं है जैसा कि पहले मान लिया गया था। इसके अनुसार पदार्थ एवं इसमें निहित ऊर्जा की उपस्थिति में दिक् काल की ज्यामिति वक्र या विकृत हो जाती है। पृथ्वी जैसे पिंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा वक्र कक्षाओं पर चलने के लिए नहीं बने हैं। इसके स्थान पर वे एक वक्र आकाश में, जिसे जॉडेसिक कहा जाता है, एक सीधे मार्ग के किसी निकटतम पथ का अनुसरण करते हैं। जॉडेसिक किसी वक्र सतह पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा होती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की सतह 1-2 विमाओं वाला वक्र आकाश है। पृथ्वी पर एक जॉडेसिक के एक बड़ा वृत्त कहलाता है और ये दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटा मार्ग होता है। चित्र 2.8 क्योंकि जॉडेसिक किन्हीं दो हवाई अड्डों के बीच सबसे छोटा मार्ग होता है, इसी मार्ग पर कोई वायु सेवा का मार्ग निर्देशक पायलट से उड़ने के लिए कहेगा। सामान्य अपेक्षिता में पिंड 4 विमाओं वाले दिक् काल में सदैव सीधी रेखाओं का अनुसरण करते हैं, परंतु फिर भी वे हमारे 3 विमाओं वाले आकाश में हमें वक्र मार्गों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य का द्रव्यमान दिक् काल को इस प्रकार से वक्र कर देता है कि हालांकि पृथ्वी 4 विमाओं वाले दिक् काल में बिल्कुल सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, तब भी 3 विमाओं वाले आकाश में ये हमको एक वृत्तीय कक्षा में चलती हुई दिखाई पड़ती है। वास्तव में सामान्य अपेक्षिता द्वारा बताए गए ग्रहों की कक्षाएं लगभग ठीक वही हैं जैसा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने बताया था। फिर भी बुध ग्रह के मामले में, जो सूर्य का निकटतम ग्रह होने के कारण सबसे अधिक सशक्त गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है और जिसकी कक्षा दीर्घित या लंबोत्तर आकार की होती है, सामान्य अपेक्षिता का ये पूर्वानुमान प्रस्तुत करती है कि दीर्घ वृत्त का लंबा अक्ष सूर्य के चारों ओर 10,000 वर्षों में एक अंश के हिसाब से घूमना चाहिए। यद्यपि ये प्रभाव बहुत छोटा है, तथापि सन 1915 से पहले इसको देख लिया गया था और इसने आइंस्टाइन के सिद्धांत की प्रथम बार पुष्टि की। हाल ही के वर्षों में न्यूटन के पूर्वानुमानों से दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में बहुत छोटा सा विचलन भी राडार द्वारा माप लिया गया है तथा उन्हें सामान्य अपेक्षिकता के पूर्वानुमान के अनुरूप पाया गया है। प्रकाश किरणों को भी दिक् काल में जॉडेसिक का पालन करना चाहिए। पुनः आकाश की ज्यामिति के वक्र होने का ये अर्थ निकलता है कि प्रकाश भी आकाश में सीधी रेखाओं में नहीं चलता। अतः सामान्य अपेक्षिकता ने ये पूर्वानुमान प्रस्तुत किया कि गुरुत्वीय क्षेत्रों द्वारा प्रकाश मुड़ जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सिद्धांत ये बताता है कि सूर्य के समीप के बिंदुओं के प्रकाश शंकु सूर्य के द्रव्यमान के कारण थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि किसी दूरस्थ तारे का प्रकाश यदि सूर्य के पास से होकर गुजरे तो ये एक छोटे से कोण पर मुड़ जाएगा और पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को वह तारा भिन्न स्थिति में दिखाई देगा। निसंदेह यदि तारे का प्रकाश सदैव सूर्य के बहुत निकट से गुजरता तो हम ये नहीं बता सकते थे कि प्रकाश मुड़ रहा है या इसकी जगह तारा वास्तव में उसी स्थान पर है जहां हम इसको देख रहे हैं। बहरहाल चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए विभिन्न तारे सूर्य के पीछे से गुजरते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनका प्रकाश मुड़ जाता है। इस प्रकार से वे दूसरे तारों के सापेक्ष अपनी आभासी स्थिति को बदलते रहते हैं। चित्र 2.8 सामान्यतः इस प्रभाव को देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश आकाश में सूर्य के समीप दिखाई देने वाले तारों का प्रेक्षण करना असंभव बना देता है। फिर भी सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा रोक दिया जाता है, ऐसा करना संभव है। प्रकाश विचलन के संबंध में आइंस्टाइन के पूर्वानुमान को सन 1915 में तुरंत ही नहीं जांचा जा सका क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जारी था। सन 1919 में
पश्चिम अफ्रीका में सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने वाले एक ब्रिटिश अभियान दल ने ये बताया कि सिद्धांत के पूर्वानुमान के ठीक अनुरूप सूर्य द्वारा वास्तव में प्रकाश मोड़ दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा एक जर्मन सिद्धांत के इस साक्ष्य का युद्ध के पश्चात दोनों देशों के मध्य मैत्री भाव के एक महान कार्य के रूप में स्वागत किया गया। अतः यह विडंबना ही कही जाएगी कि उस समय लिए गए चित्रों के बाद के अन्वेषण से ये पता चला कि इसमें त्रुटियां भी उतनी ही बड़ी थी जितना कि वह प्रभाव जिससे वे मापने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका यही मापन नितांत सौभाग्यपूर्ण संयोग था, एक ऐसा मामला जिसमें आप प्राप्त करने वाले परिणाम को पहले से जानते हैं और जो विज्ञान में कोई असामान्य घटना नहीं है। हालांकि बाद में किए गए कई सारे प्रेक्षणों से प्रकाश विचलन की सही पुष्टि हो गई है। सामान्यतः अपेक्षिता का एक और पूर्वानुमान ये है कि पृथ्वी जैसे स्थूलकाय पिंड के निकट समय अपेक्षाकृत धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा एवं उसकी आवृत्ति में संबंध होता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ही अधिक आवृत्ति। जो प्रकाश पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर की ओर जाता है, इसकी ऊर्जा कम होती जाती है और इसलिए उसकी आवृत्ति भी कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर हो तो उसे ऐसा लगेगा जैसे नीचे हर घटना को घटित होने में अधिक समय लग रहा है। ये पूर्वानुमान सन 1962 में जांचा गया। इसमें दो बहुत ही सही समय देने वाली घड़ियों का प्रयोग किया गया। एक घड़ी पानी की टंकी की छत पर लगा दी गई तथा दूसरी टंकी के समीप धरातल पर नीचे वाली घड़ी जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक थी, सामान्य अपेक्षिता के ठीक अनुरूप अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती हुई पाई गई। उपग्रहों से प्राप्त संकेतों पर आधारित अति परिशुद्ध नौ संचालन कार्य प्रणालियों के आगमन से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर घड़ियों की गति में अंतर का अब बहुत अधिक व्यावहारिक महत्व है। यदि कोई सामान्य अपेक्षिता के पूर्वानुमानों की अनदेखी कर दे तो उसकी गणना की हुई स्थितियों में कई मील के अंतर की त्रुटियां होंगी। न्यूटन की गति के नियमों ने आकाश में निरपेक्ष स्थिति की अवधारणा को समाप्त कर दिया। अपेक्षिता के सिद्धांत ने निरपेक्ष काल से मुक्ति पाली। जुड़वा बच्चों के एक जोड़े के बारे में सोचिए। मान लीजिए उनमें से एक किसी पहाड़ की चोटी पर रहने के लिए चला जाता है तथा दूसरा समुद्र तल पर ही रहता है, तो दूसरे वाले की अपेक्षा पहले वाला बच्चा अधिक तेजी से बूढ़ा होगा। इस मामले में तो दोनों की आयु में अंतर बहुत थोड़ा होगा, परंतु यदि उन जुड़वा बच्चों में से एक किसी अंतरिक्ष यान में लगभग प्रकाश के वेग पर किसी लंबी यात्रा पर चला जाए तो ये अंतर अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगा। जब वह लौटेगा तो वह उस दूसरे जुड़वा बच्चे जो पृथ्वी पर रह गया था की अपेक्षा बहुत कम आयु का होगा। इसे जुड़वा विरोधाभास कहा जाता है, परंतु ये विरोधाभास केवल तभी होता है यदि कोई अपनी मानसिक पृष्ठभूमि में निरपेक्ष काल का विचार रखता है। अपेक्षिकता के सिद्धांत में कोई भी विशिष्ट निरपेक्ष काल नहीं होता, बल्कि इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति का उसका अपना व्यक्तिगत समय का माप होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ है तथा वह किस प्रकार से चल रहा है। सन 1915 से पहले दिक् काल को एक स्थिर एवं नियत कार्यक्षेत्र माना जाता था, जिसमें घटनाएं घटित होती रहती थी, परंतु जो अपने अंदर घटित घटनाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता था। ये बात अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के साथ भी सही थी। पिंड गतिमान रहते थे, बल आकर्षित और प्रतिकर्षित करते थे, पर काल और दिक् का प्रवाह इन सब से निष्प्रभावित रहता। ये सोचना स्वाभाविक था कि दिक् और काल का प्रवाह सतत रूप से चलता रहता है, परंतु अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब दिक् और काल गतिशील सक्रिय राशियां हैं। जब कोई पिंड चलता है या कोई बल कार्य करता है तो ये दिक् काल की वक्रता को प्रभावित करता है और बदले में दिक् काल की संरचना पिंडों के चलने तथा बलों के कार्य करने की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में घटित होता है, दिक् और काल न केवल उसे प्रभावित करते हैं बल्कि
उससे प्रभावित भी होते हैं। ठीक जैसे दिक् और काल की धारणा के बिना ब्रह्मांड में घटित घटनाओं के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, उसी प्रकार सामान्य अपेक्षिता में ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर दिक् और काल के बारे में बात करना निरर्थक हो गया। चित्र 2.9 आने वाले दशकों में दिक् और काल की ये नई समझ ब्रह्मांड के बारे में हमारे विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली थी। एक अनिवार्य रूप से अपरिवर्तनशील ब्रह्मांड की पुरानी धारणा, जो सदैव अस्तित्व में रह सकता था, एक ऐसे गतिशील, सक्रिय व विस्तृत होते हुए ब्रह्मांड की धारणा से प्रतिस्थापित हो गई, जो एक सीमाबद्ध समय पर प्रारंभ हुआ प्रतीत होता था और जो भविष्य में एक सीमाबद्ध समय पर समाप्त हो जाएगा। ये क्रांतिकारी परिवर्तन इस पुस्तक के अगले अध्याय की विषय वस्तु है और वर्षों बाद सिद्धांतिक भौतिकी के मेरे अपने शोध कार्य के लिए यही प्रस्थान बिंदु भी होना था। रोजर पेनरोज और मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड का प्रारंभ और संभवतः अंत होना चाहिए।